इस मजेदार कहानी की स्टार्टिंग में हम क्लारा को देखते हैं, जो हुआन की बेटी है और वह अपने अंकल की बोट लेकर अपनी सहेलियों के साथ चुपके से समंदर की ओर निकल पड़ी है। बोट पर ये सब मस्ती और पार्टी में डूबे हुए होते हैं और जैसे ही जाम उठाते हैं, अचानक पूरे शहर की बत्तियां एक झटके में गुल हो जाती हैं। वे गले मिलकर पार्टी खत्म करती हैं और जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, आसमान में रहस्यमयी हरी रोशनी नजर आती है, जिसे देखकर तीनों लड़कियां सहम जाती हैं। हुआन की बेटी क्लारा बोट के केबिन में देखने जाती है, मगर उसी पल उसकी दोनों सहेलियां वहीं रहस्यमयी ढंग से मर जाती हैं। जैसे ही वह खिड़की से यह नजारा देखती है, वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसी समय हुआन अपने 3 दोस्तों के साथ ताश में व्यस्त होता है। ये उनका हर शुक्रवार का रूटीन था और तभी ऊपर से कुछ अजीब सा गिरता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक घर अंधेरे में डूब जाता है। पहले सबको लगता है कि यह बस नॉर्मल पावर कट है, लेकिन तभी अचानक उनके फोन बंद हो जाते हैं और बाहर से टकराने जैसी अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। वो ऊपर जाकर देखते हैं तो बाहर बर्फ गिर रही होती है, जबकि उस वक्त तो मौसम गर्मियों का होता है। फिर उन्हें समझ आता है कि सड़क पर गाड़ियां आपस में टकरा रही थीं, जिसकी वजह से ये आवाजें आ रही थीं। बिना ब्रेक मारे सीधे टकराने से ड्राइवर्स की वहीं मौत हो चुकी थी। तभी उन्हें एहसास होता है कि टेम्परेचर तेजी से नीचे जा रहा है। उन्हें अंदेशा होता है कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए वो खिड़कियां ढकने और सामान जुटाने लगते हैं। लेकिन उनका दोस्त रसल अपनी वाइफ और बेटी की याद में बिना रुके घर जाने की जिद करता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है और अचानक गिर पड़ता है। इसके बाद सबको समझ आता है कि ये बर्फ इंसानों के लिए जहर है। हुआन का दोस्त तानो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और वही इस घर का मालिक भी है। वो जल्दी ही बिजली जाने की असली वजह पकड़ लेता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक झटके में खत्म कर दिया था। इसी वजह से गाड़ियां भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थीं। लेकिन ये सब किसने किया था? तभी हुआन को सामने वाले पड़ोसी के घर में जलती हुई लाइट नजर आती है। एक बूढ़ा शख्स बाहर आता है जो काफी परेशान दिखाई देता है। अगर उसने खिड़की खोली तो उसकी मौत तय है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा उनके इशारों को हेलो समझ लेता है। बूढ़ा मर जाता है और फिर उसकी पत्नी भी बाहर आकर वहीं खत्म हो जाती है। इस बर्फ का जहर वाकई बेहद खतरनाक था। हुआन को तुरंत अपने 6 किलोमीटर दूर घर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि सुबह होने वाली है और उसकी बेटी क्लारा रोज सुबह जिम जाती है। रसल की गलती से सबक लेकर तानो हुआन के पैरों में प्लास्टिक बैग बांध देता है, उसके दस्ताने कसकर पहनाता है और उसे मास्क लगवा देता है। हुआन वादा करता है कि सुरक्षित पहुंचने के बाद वो उनके लिए भी प्रोटेक्टिव गियर लेकर आएगा। जब वो बाहर निकलता है तब तक सुबह हो चुकी होती है। वो बर्फ को छूता है, लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। दोस्तों की नजरों के सामने ही वो रसल के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब गम मनाने का वक्त नहीं है। लाशों से भरी गली पार करके वो मुख्य सड़क पर आ जाता है। सुबह की सड़क पूरी तरह बर्फ से जमी और सर्द है। सूरज तो चमक रहा है, लेकिन गर्माहट बिल्कुल भी नहीं है। लोग फोन पर मदद मांगते मांगते वहीं मरे पड़े हैं। अचानक हुआन को सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा खुश होकर मुड़ता है, लेकिन देखता है कि वो तो एक टूटा हुआ इलेक्ट्रिक पोल है जो दबाव से आवाज कर रहा है। दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इंसान अब सिर्फ एक आउटलेट जैसा रह गया था। हुआन कई इमारतों से गुजरता है, लेकिन उसे कोई भी जिंदा शख्स नहीं मिलता। ट्रेन स्टेशन पहुंचकर उसे लगता है कि रेलवे ट्रैक से होकर वो घर जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वहां उसे एक ट्रेन नजर आती है। ट्रेन में लाशों के अलावा कुछ नहीं था। लोग डर के मारे भागते वक्त बर्फ के संपर्क में आए और मर गए। तभी उसे शीशा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो और भी डरावना नजारा सामने आता है। पूरी ट्रेन के लोग उसे घूर रहे होते हैं। वो सुन नहीं पाता कि वो क्या चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसे समझ आता है कि वो मदद मांग रहे हैं। एक लड़की ने पेंट से हेल्प लिखा हुआ होता है। हुआन ट्रेन के अंदर जाता है। लोग उससे पूछते हैं कि कितने लोग रेस्क्यू के लिए आए हैं। वो कहता है कि वो अकेला ही आया है। बाहर का सच सुनकर लोग सदमे में आ जाते हैं। हुआन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वो सिर्फ एक पानी की बोतल छोड़कर वहां से निकल जाता है, क्योंकि दुनिया अब खत्म हो चुकी थी और वो उन्हें बचा नहीं सकता था। अगर उनकी किस्मत होगी तो शायद वो खुद बच जाएं। ट्रेन से उतरकर हुआन बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन हालात यहाँ भी ठीक नहीं दिखते। बिल्डिंग में घुसते ही उसे पता चलता है कि एक गाड़ी ने मोहल्ले का शीशे का गेट तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। हुआन अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा होता है। तभी लिविंग रूम से आवाज आती है। उसे लगता है कि कोई चोर अंदर घुस आया है, लेकिन तभी 2 पड़ोसी उसे रोकने आते हैं। फिर पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उन्हें कुछ सामान लेने भेजा था, लेकिन अगले ही पल वो हुआन को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ को छूने के बावजूद बिल्कुल सही सलामत है। तभी उसकी पत्नी लिसा सामने आती है, लेकिन उनकी बेटी क्लारा उसके साथ नहीं होती। पड़ोसी खून के बारे में पूछते हैं, मगर लिसा गुस्से में उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। लिसा बताती है कि क्लारा पिछली रात अपनी सहेली के साथ डिनर पर गई थी। उसे इन सब हादसों का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब हुआन को अपनी बेटी की दोस्त लूना का नाम पता चलता है तो वो तुरंत स्कूल जाने की बात करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ शायद लूना का कुछ पता चल जाए। वो अकेले ही निकलना चाहता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता
है। पड़ोसी उसे ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें जानना है कि आखिर हुआन बर्फ को छूने के बावजूद जिंदा कैसे है। हुआन समझाता है कि शायद बर्फ का ज़र अब खत्म हो चुका है और वैसे भी उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था। लेकिन ये सुनकर भी पड़ोसी पीछे नहीं हटते क्योंकि वो उसका गियर चाहते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। हुआन कैसे मान सकता था? वो झूठा वादा करता है और फिर बंदूक निकालकर उन्हें धमकाता है। एक गंजा पड़ोसी डर जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर हुआन अपनी पत्नी को लेकर भाग निकलता है। मगर गंजा पड़ोसी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बंदूक उठाकर उनका पीछा करने लगता है। तभी वह गंजा पड़ोसी हुआन पर गोली चला देता है और बदले में हुआन भी उस पर फायर कर देता है। हुआन अपनी पत्नी को लेकर दूसरी मंजिल पर छिप जाता है। दरवाजा ब्लॉक करने के बाद वो लिसा को प्रोटेक्टिव गियर पहनाकर अपने दोस्त तानो के घर जाने के लिए भेज देता है। वो खुद पड़ोसियों को रोकने का टाइम लेता है। लिसा देर किए बिना दूसरी मंजिल से उस कार पर कूद जाती है जिसने गेट तोड़ा था। हुआन थोड़ा इंतजार करता है और फिर पड़ोसियों को अंदर घुसने देता है। पड़ोसी सोचते हैं कि उन्होंने आखिरकार हुआन को पकड़ लिया, लेकिन हुआन ने पहले से ही एक खतरनाक प्लान बना रखा था। वो प्लास्टिक बैग अपने सिर पर चढ़ाता है और दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ता है। मगर प्लास्टिक बैग गैस मास्क नहीं था। जल्दी ही उसके बैग की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसके फेफड़े फटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ये सीन हुआन की यादों का फ्लैशबैक है। वो एक गड्ढे से उठता है और बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। वहाँ उसे एक पत्थर पर सीन जॉर्ज की तस्वीर लगी मिलती है जिसे हिम्मत का निशान मान सकते हैं। तभी हुआन कुछ देखता है। शायद वो एलियन स्पेसशिप के अंदर होता है। यह आपको बाद में पता चलेगा। ये फ्लैशबैक सीन असल में कहानी के एंड से जुड़े हुए हैं। जब हुआन की आंखें खुलती हैं तो वो एक गाड़ी के अंदर होता है जिसमें कुछ फायर फाइटर्स बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये पुराना मॉडल है जिसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक से बची रहती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि आसमान से लाल उल्कापिंड लगातार गिर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हुआन को तानो के घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। डिनर के बाद हुआन और लिसा दोबारा अपनी बेटी क्लारा को ढूंढने निकलने की तैयारी करते हैं। बर्फबारी को एक दिन और एक रात हो चुकी है। वो अब एक पल भी रुकना नहीं चाहते। उसी रात बाकी बचे हुए लोग खाई में उतरने लगते हैं। पूरा मोहल्ला गोलीबारी की आवाजों से गूंज उठता है। कोई न कोई हर चीज तोड़ फोड़ कर रहा है। सुबह सुबह वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ क्लास ऑनर वॉल पर लगी तस्वीरों में उन्हें क्लारा की सहेली लूना दिखाई देती है जो लाल कपड़े पहने होती है। अब वो डेटा रूम में जाकर लूना का पता निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों आपस में अलग अलग काम बांट लेते हैं। हुआन एक पुरानी गाड़ी ढूंढने निकलता है ताकि बाद में आसानी हो। स्कूल के गार्ड रूम में उसे एक गाड़ी मिल जाती है लेकिन उसका मालिक मर चुका होता है। चाबी वहीं पर पड़ी होती है। जैसे ही वो चाबी उठाता है उसकी यादें अचानक फ्लैशबैक में चली जाती हैं। ये वही वक्त है जब ये तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। हुआन अब एक टाइम ट्रैवलर जैसा हो चुका है। जब वो होश में लौटता है तो उसे लगता है कि उसकी टाइमलाइन पूरी तरह गड़बड़ा चुकी है। उसे खुद नहीं पता कि वो कितनी बार अतीत में लौट चुका है। इसी बीच लिसा डेटा खंगाल रही होती है। तभी उसे कहीं से टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो उस दिशा में जाती है और साउथ विंग में पहुंचती है जहां एक दरवाजा बाहर से बंद होता है। हुआन भी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है जिसे बुली किया गया था। वो बच्चा पिछले 2 दिन से वहीं कैद है। हुआन उसे थप्पड़ मारकर शांत करता है। जैसे ही बच्चे को दुनिया के खत्म होने का पता चलता है वो घबरा जाता है। स्कूल के मैदान में पड़ी बच्चों की लाशें देखकर वो उनसे घर छोड़ने की गुहार लगाता है। हुआन पहले टाल देता है मगर लिसा उस बच्चे को लूना की तस्वीर दिखाती है। संयोग से वो बच्चा लूना को जानता है क्योंकि लूना का भाई अक्सर उसे तंग करता था। हुआन उसकी बात मान लेता है लेकिन जैसे ही वो लूना के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खिड़कियां खुली हुई हैं। हुआन को तुरंत कुछ गड़बड़ लगती है। वो बच्चे को बाहर छोड़कर घर के पिछवाड़े से अंदर जाता है। वहाँ उसे पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है। वो सब डिनर कर रहे थे जब अचानक बर्फ ने उनकी जान ले ली। हुआन को एक पल को लगता है कि उसकी बेटी भी वहीं है, लेकिन राहत की बात ये थी कि वो नहीं थी। तभी बच्चा भी अंदर आ जाता है। अपनी फैमिली को याद कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। हुआन उसे गाड़ी में बैठा देता है लेकिन तभी बच्चे को तेज बुखार चढ़ने लगता है। वो दवा की दुकान की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वहाँ पहले ही लूटपाट हो चुकी होती है। सेफ्टी के लिए वो दरवाजा बंद करते हैं और बच्चे को रेस्ट रूम में लिटा देते हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर खटखट होती है। एक प्रेग्नेंट औरत कहती है कि उसका पानी टूट गया है। लिसा जो डॉक्टर है फौरन दरवाजा खोलने लगती है। हुआन रोकना चाहता है लेकिन अब देर हो चुकी होती है। लिसा उसे शांत कराने की कोशिश करती है। उसी वक्त कुछ लोग पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आते हैं। वो लोग हुआन की पुरानी गाड़ी पर नजर गड़ाए हुए थे। बाकी बची दवाइयां लूट कर वो गाड़ी लेकर भाग निकलते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बच्चा बाहर था इसलिए वो बच जाता है। हुआन फिर से गाड़ी ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि पैदल चलकर 4 पहियों से तेज नहीं भाग सकते। थोड़ी देर बाद उसे एक परिवार मिलता है जो अपनी गाड़ी में बच्चे के साथ जा रहा होता है। हुआन वहीं रुक जाता है। उसका ज़मीर उसे गाड़ी छीनने नहीं देता। वो जानता है गाड़ी मिलने से वो सेफ जोन तक
पहुंच सकता है, लेकिन अगर उसने ये गाड़ी छीनी तो उस परिवार के साथ साथ बच्चा भी मर सकता है। ये वैसा ही होगा जैसे उसने खुद उनकी जान ली हो। तभी उसे रेलवे ट्रैक के पास टूटी हुई जाली दिखाई देती है। उस रास्ते से तानो का घर काफी पास है। वो बच्चे को वहां ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे रेलवे पर बिखरा हुआ सामान दिखता है जो कल तक नहीं था। गाड़ी की सीटें भी पूरी तरह टूटी हुई मिलती हैं। उसे किसी जानवर की लार भी नजर आती है। वो उस ट्रेन के डिब्बे तक जाता है जहां लड़की ने हेल्प लिखा था, लेकिन अब वो पूरी तरह खाली होता है। हुआन के पास अब जांच का टाइम नहीं होता। वो बच्चे को लेकर सीधे तानो के घर पहुंचता है और बेटी को ढूंढने के लिए तुरंत निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तानो उसे बताता है कि वो अपने आइलैंड वाले घर में छिपना चाहता है जहां उसका एक डबल बंकर बना हुआ है। कंपास ये दिखा रहा है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह बिगड़ चुका है, मतलब दुनिया में कुछ बेहद बुरा हो चुका है। हुआन उससे सिर्फ एक दिन का वक्त मांगता है। वो कहता है कि अपनी बेटी को जरूर ढूंढेगा। उसी वक्त वही दो लोग जो दिन में गाड़ी लेकर भागे थे पेट्रोल भर रहे होते हैं। आदमी को पास में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर चेक करने जाता है, लेकिन औरत गाना सुन रही होती है, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। सुबह हुआन अकेले ही बेटी को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन तानो अपनी गाड़ी लेकर उसे फॉलो कर लेता है। आखिर वो उसका 40 साल पुराना दोस्त है। वो उसे अकेले कैसे जाने देता, खासकर जब उसे ट्रेन की अजीब घटना के बारे में भी पता चल चुका था। फिर दोनों ब्यूनस आयर्स में गाड़ी से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बंद मिलता है। मेन रोड पूरी तरह गाड़ियों से जाम पड़ी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तबाही के वक्त इतनी गाड़ियां कौन लाकर रास्ता ब्लॉक करेगा। दोनों उलझन में हैं। अचानक एक गाड़ी की तेज आवाज आती है। दोनों फौरन गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और ध्यान से आने वालों को देखते हैं। ये एक सैनिकों का जत्था है, पूरी तरह हथियारबंद और बहुत सतर्क दिखाई दे रहे हैं। उनके पास से गुजरते वक्त दोनों दंग रह जाते हैं कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहे हैं। ये इलाका तो बेहद खतरनाक है। वो मई कैंप का जिक्र कर रहे थे, जो शहर के पास का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। सैनिकों की भाषा कुछ अलग सी लगती है, जिससे दोनों को शक होता है शायद उनके पास शहर में घुसने का कोई शॉर्टकट है। दोनों धीरे से उनका पीछा करने लगते हैं। मौत जैसे सन्नाटे वाले सबर्ब से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। सैनिक बंदूकें ताने सतर्क खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दोनों उनके पास जाने की सोचते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों पीछे हट जाते हैं। सैनिक उन पर नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर पर गोली चला रहे थे। तभी हुआन की यादें फिर से फ्लैशबैक में चली जाती हैं। जैसा कि पहले बताया, वो एक टाइम ट्रैवलर है। इसी बीच एक झुंड ब्रिंग जैसे मॉन्स्टर्स सैनिकों पर हमला कर देता है। तानो हुआन को खींचकर एक बिल्डिंग की छत पर ले आता है, लेकिन हुआन फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है। उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। जब होश आता है तब तक जंग खत्म हो चुकी होती है। सवाल ये है कि वो मॉन्स्टर्स आखिर थे क्या। दोनों छत से नीचे देखते हैं। सैनिक पूरी तरह मारे जा चुके हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स भी रहस्यमय तरीके से गायब हैं। दोनों नीचे आते हैं और एक राइफल उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं जो पहले वहां नहीं थीं। अचानक सड़क के मोड़ पर एक ब्रिंग मॉन्स्टर दिखता है। वो एक इंसान को घसीटकर उसी अजीब सी चीज की ओर ले जा रहा होता है। हुआन को तुरंत समझ आता है कि ट्रेन वाले लोग कहाँ गए। शायद इन ब्रिंग मॉन्स्टर्स ने ही उन्हें खींचकर खा लिया। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानो गलती से आवाज कर देता है। वो ब्रिंग मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन हुआन सटीक निशाना लगाकर उसे गोली से ढेर कर देता है। मगर गोली की आवाज से दूसरी अजीब चीजें भी हिलने लगती हैं। अब ढेर सारे ब्रिंग मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। दोनों भागते भागते जान बचाते हैं। तभी काले कपड़ों में एक औरत उन्हें पागलों की तरह इशारा करती है। आखिरी मौके पर वो उसके साथ भागकर एक चर्च में घुस जाते हैं। चर्च में छुपे लोग आग से भरी बोतलें फेंक कर उन्हें भगा देते हैं और अब वे चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। इन ब्रिंग मॉन्स्टर्स की अक्ल ज्यादा नहीं है। सीढ़ियां ब्लॉक होते ही वो दूसरी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं। चर्च के अंदर दर्जनों बचे हुए लोग छिपे होते हैं। वो बताते हैं कि कल से आसमान से अजीब चीजें गिर रही थीं और तभी ये ब्रिंग मॉन्स्टर्स दिखने लगे। हुआन छत पर जाकर देखता है और पक्का हो जाता है कि ये सब सच है। अब उसे समझ आता है कि ये जहरीली बर्फ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एलियंस का अटैक है। बचे हुए लोगों का खाना मुश्किल से 2 दिन ही चलेगा, लेकिन बाहर हर तरफ मॉन्स्टर्स घात लगाए बैठे हैं। हुआन फिर छत पर चढ़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उल्काओं की रोशनी में उसे बस मॉन्स्टर्स की विशाल सेना नजर आती है। यहाँ टिकना यानी मौत को न्योता देना है। वो मई कैंप का जिक्र करता है और कहता है कि उसे वहां जाने का शॉर्टकट पता है। हुआन की बात मानकर एक बुजुर्ग दंपति को छोड़ बाकी सब निकलने को तैयार हो जाते हैं। रात के अंधेरे में सब चुपचाप चर्च से बाहर निकल पड़ते हैं। सुबह होते होते उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है। जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ब्रिंग मॉन्स्टर्स फिर आ धमकते हैं। हुआन फायरिंग करके सबके लिए वक्त बनाता है। जल्द ही वो मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब हुआन को उनसे अलग होना पड़ता है क्योंकि वो तानो के घर के करीब पहुंच चुका है। तानो देखता है कि सड़क के पास वाला सुपरमार्केट मॉन्स्टर्स ने तहस नहस कर दिया है। दोनों भागते हुए घर पहुंचते हैं और दंग रह जाते हैं। घर में सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ तक कि हुआन की बेटी
बेटी क्लारा भी, जो अपनी माँ की गोद में चैन से सो रही है। लिसा बताती है कि वो खुद ही वापस लौट आई थी, लेकिन हुआन हैरान है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो क्लारा को नहीं ढूंढ पाया और वो खुद घर कैसे लौट आई। फिर भी खतरा टला नहीं है, बर्फबारी जारी है और मॉन्स्टर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। इतने लोगों के लिए गाड़ी भी नहीं है। तभी अचानक एक पड़ोसी आता है, ओल्ड वाइट, जो मोहल्ले में काफी दबदबे वाला आदमी है। वो बाहर का हाल जानने आया था। उनकी मुश्किल सुनकर वो अपनी चाबी निकालता है। ये एक आरवी यानी रिक्रिएशनल व्हीकल की चाबी है। वो मई कैंप पर भरोसा नहीं करता और तानों से घर बदलने की बात करता है। उनके लिए ये मदद किसी वरदान से कम नहीं। आरवी मिलने के बाद सब लोग फौरन सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। चाहे मंजिलमई कैंप हो या तानों का आइलैंड वाला घर, दोनों ही यहाँ से ज्यादा सेफ हैं। लेकिन सुबह जब वो समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पानी करीब 300 मीटर पीछे खिसक चुका है। छोटी नाव स्टार्ट होना नामुमकिन है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, मई कैंप। वहां पहुंचने के लिए टूटी फूटी सड़क पर पूरा एक दिन ड्राइव करना होगा। जल्द ही वो एक शॉपिंग सेंटर के पास से गुजरते हैं। वहां का माहौल काफी शांत और दोस्ताना दिखता है, तो वो ठहरकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ एक वेयर हाउस लॉजिस्टिक सेंटर है, जिसकी वजह से खाने पीने और सामान की कोई कमी नहीं है। लोग आपस में चीजें शेयर कर रहे हैं और अब तक मॉन्स्टर्स ने भी यहाँ हमला नहीं किया। उसी रात सब मिलकर मूवी देखते हैं। सुबह शॉपिंग सेंटर में एकदम उत्सव जैसा माहौल होता है, क्योंकि सूरज निकल आया है और बर्फबारी रुक चुकी है। अब मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं। लोग धूप का मजा ले रहे हैं, जो पहले कभी इतनी कीमती नहीं लगी थी, लेकिन अब बेहद खास है। स्क्वायर में सब लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाने लगते हैं। सबको लगता है कि आपदा खत्म हो गई है, लेकिन असली खतरे यानी मॉन्स्टर्स के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं। तभी तानों को चौंकाने वाली खबर मिलती है। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह पलट गए हैं। साउथ पोल अब नॉर्थ बन गया है और नॉर्थ पोल अब साउथ। इसी बीच वहाँ एक गाड़ी आती है, जिसमें कुछ लोग टोपी पहने हुए बैठे हैं। उनका आना शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। पूरा स्क्वायर सिर्फ बचाव की चीखों से गूंज उठता है। तानो बंदूक उठाकर उनका सामना करता है, लेकिन हमलावर अजीब तरह से सुस्त दिखते हैं, जैसे उन्हें गोली से बचना आता ही न हो। तानो कुछ ही शॉट्स में उन्हें ढेर कर देता है। उसे शक होता है और वो पास जाकर चेक करता है। वहाँ एक मरी हुई औरत के गले में 3 बच्चों वाला लॉकेट है, यानी वो एक माँ थी। लेकिन फिर उसने लोगों पर हमला क्यों किया? तभी सेना वहाँ पहुँचती है। वो मई कैंप के सैनिक हैं। अब उनके पास मौका है कि वो कैंप की गाड़ी से निकल जाए। जाने से पहले तानो अपनी आरवी के पास लौटता है, लेकिन देखकर हैरान रह जाता है कि जिस गाड़ी के लिए उसने पूरा घर छोड़ा था, उसके टायर और शीशे तोड़ डाले गए हैं। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, बस कैंप की गाड़ी से ही जाना है। कैंप के रास्ते में वो देखते हैं कि एक इंसान अचानक एक गुफा में घुसता है। अंदर ढेरों ब्रिंग मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो सब उस इंसान के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। उधर गाड़ी में सफर करते हुए हुआन को एक सपना आता है। वो उस औरत को देखता है जिसे उसने गोली मारी थी। उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। ये हुआन के पुराने टाइम ट्रेवल मोमेंट से जुड़ा है, जहाँ उसकी यादें और हकीकत टकराती हैं। मई कैंप पहुँचने के बाद हर किसी को कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती है। किसी को लकड़ी काटनी है, किसी को ट्रेनिंग लेनी है, तो किसी को सैनिक बनना है। तानो को एक दिन सैनिक बुलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। कैंप में एक खराब रेडियो स्टेशन है, जिसे वही ठीक कर सकता है। साथ ही उसे एक खतरनाक मिशन भी पूरा करना होगा। सैनिक कहते हैं अब वक्त है अपनी देशभक्ति साबित करने का। तानो साफ मना कर देता है, क्योंकि ये मिशन उसकी जान भी ले सकता है। कैंप वाले रेडियो रिपेयर करके तानो को शहर के सेंटर भेजना चाहते हैं। वहाँ जाकर वो पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट करेगा और जो लोग बचे हैं उन्हें कैंप आने को कहेगा। शहर के सेंटर की दीवार तोड़ने के लिए वो लोग ट्रेन से टक्कर मारने का प्लान करते हैं। सैनिक खुद तानो के साथ निकलते हैं और मजबूरी में तानो भी मान जाता है। उसके दोस्त भी साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। अगले ही दिन उनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। वो रेलवे ट्रैक पकड़कर रेलवे कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। तभी ऊपर से कुछ बम वर्षक विमान निकलते हैं, जो शहर के सेंटर की दिशा में जा रहे होते हैं। ये देखकर सबको लगता है कि वो अकेले नहीं है। जल्दी ही वो ट्रेन ले लेते हैं। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है, वैसे ही जवाबी हमला और चाल शुरू होने का एहसास होता है। एक ट्रेन जिसमें सैनिक भरे होते हैं शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो शहर को घेरे हुए दीवार को तोड़ने वाली होती है। 2 दिन पहले गिरी जहरीली बर्फ ने हर उस शख्स को मार डाला जो इसके कांटेक्ट में आया। सैनिकों का मिशन है शहर पहुंचकर रेडियो स्टेशन सेट करना और लोगों को सुरक्षित कैंप बुलाना। लेकिन अचानक ट्रेन अपने आप रुक जाती है। सामने एक बम वर्षक विमान का मलबा होता है। आधे घंटे पहले उन्होंने यही विमान अपने ऊपर से जाते देखा था, तो आखिर इसे गिराया किसने? खैर, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। सैनिक 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। एक ग्रुप ऊंची बिल्डिंग पर रेडियो ब्रॉडकास्ट सेट करने निकलता है। दूसरा ग्रुप आसपास के इलाके में बम वर्षक के गिरने की असलियत जानने जाता है। नीचे वाला ग्रुप जल्दी ही एक और बम वर्षक का मलबा खोज लेता है। वो केबिन के अंदर जाते हैं। बम तो बिल्कुल सही हालत में मिलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि इनका असली निशाना रिवरबेड स्टेडियम था, क्योंकि वहीं एलियंस का ठिकाना है। तभी वो देखते हैं कि
रास्ते के आखिरी छोर पर एक लड़का खड़ा है। वो उसे दोस्ताना अंदाज में बुलाते हैं, लेकिन लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। तभी उन्हें ऊपर की बिल्डिंग्स पर हथियारों से लैस लोग नजर आते हैं जो उन्हें घूर रहे होते हैं। वहीं छत पर रेडियो ब्रॉडकास्ट सेट हो चुका होता है। उनका मिशन सफल हो जाता है। आवाज राजधानी की गलियों में गूंजने लगती है। कैंप में मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। छत पर सैनिक सिग्नल फ्लेयर्स छोड़ते हैं। अब आसपास के सारे बचे लोग कैंप की तरफ आएंगे, लेकिन तभी वो रिवरबेड स्टेडियम से अजीब सी नीली रोशनी निकलती देखते हैं। सैनिक इसे आवश्यक नहीं समझते। उनका कहना होता है कि सिग्नल भेज दिया, अब नीचे वाली टीम का जवाब आते ही निकल चलेंगे। मगर हुआन को स्टेडियम की जांच जरूरी लगती है। सैनिक उसे रोक देते हैं क्योंकि नीचे वाली टीम ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हुआन अपने 3 पुराने दोस्तों के साथ एक कमरे में ताश खेलने बैठ जाता है, लेकिन उसका दोस्त गंजा अचानक बहुत बेचैन हो जाता है। आखिर में वो ताश फेंक देता है और जोर से चिल्लाने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। 30 से 40 साल की दोस्ती में ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआन उसके पीछे जाता है। छत पर पहुंचकर वो देखता है कि गंजा किनारे पर खड़ा है और नीली रोशनी वाले स्टेडियम को घूर रहा है। हुआन जैसे ही करीब पहुंचता है, गंजा अजीब अजीब बातें करने लगता है और फिर पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी मौत तय है। तभी दोनों देखते हैं कि नीचे बहुत से लोग टॉर्च लेकर उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत भागने का सोचते हैं। सैनिक बताते हैं कि रेडियो फिर से खराब हो गया, लेकिन अब वो और कुछ नहीं करना चाहते। हुआन का शक सही साबित होता है। टॉर्च और बंदूक लिए लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो दूसरा रास्ता पकड़कर पहले ही निकल चुके होते हैं। तभी उन्हें नीचे का एक सैनिक दिखता है। गंजा और वो सैनिक दोनों ही दिमागी कंट्रोल में थे। अब तीनों जान बचाकर भागते हैं। ट्रेन तक पहुंचते ही सैनिक चिल्लाता है कि सबने धोखा दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रेन संभालने वाला सैनिक बिल्कुल सही है। उसके कवर में वो भाग निकलते हैं। मगर हुआन को लगता है कि ये लोग वही हैं जो शॉपिंग सेंटर पर हमला करने वाले थे। वहीं उसे पूरा यकीन होता है कि रिवर स्टेडियम का इनसे कोई न कोई कनेक्शन है। जो सैनिक उन्हें लेने आया था वो अपने साथियों की हालत देखना चाहता है। वो ट्रेन किसी और को सौंप देता है और हुआन के साथ स्टेडियम की ओर निकल पड़ता है। स्टेडियम के पास पहुंचते ही उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हुआन टालना चाहता है, लेकिन सैनिक अपने साथियों को देखना चाहता है। पास जाकर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हैं जो कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह बुझ चुके लगते हैं। तभी फिर से गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ब्रिंग मॉन्स्टर उनके पास खड़े रहते हैं। सब कुछ अजीब है। हुआन ज्यादा दखल नहीं देना चाहता, लेकिन भीड़ में उसे एक लड़की नजर आती है। वो जानी पहचानी लगती है, तो वो स्टेडियम की तरफ बढ़ता है। अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए वो लुकआउट तक पहुंच जाता है। तभी उसकी यादें अचानक फ्लैशबैक में चली जाती हैं। उसे सब कुछ साफ साफ याद आने लगता है। ये नजारा उसने पहले भी कई बार देखा है। नीचे ढेर सारे लोग दिमागी कंट्रोल में खड़े होते हैं। मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आए हो, मैं पहले भी यहाँ था। अतीत में मैंने ये सब पहले भी जिया है। तभी पवेलियन में नीली रोशनी चमक उठती है। वहाँ एक शख्स नजर आता है जिसके हाथों में कई सारी उंगलियां होती हैं। हुआन कहता है कि यही उनका असली दुश्मन है। उसके इशारे पर सारे लोग चलने लगते हैं, लेकिन हुआन पर एलियंस का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि अब वो एक इंटरनल एंटिटी बन चुका है। मतलब वो एक टाइम ट्रैवलर है जो वक्त में आगे पीछे घूमता रहता है। वो हर बार तबाही शुरू होने से पहले वापस लौट जाता है। ये सब उसने कई बार जिया है, इसलिए उसे सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है। हुआन ऐसे ही वक्त में भटकता रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो एलियंस को कंट्रोल करने लगेगा और पूरी दुनिया उसके बस में होगी। असल में एलियंस खुद नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने इन मॉन्स्टर्स को भेजा है और शायद उन्होंने हुआन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।